हेलो स्टूडेंट्स, समाजशास्त्र के विचारों की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज नए थिंकर हैं आपके जर्गेन हेबरमास। हेबरमास संचार को लेकर के, मार्क्स की थ्योरी को लेकर के, मार्क्स के क्रिटिसिज्म करते हैं और लेजिटिमेशन क्राइसिस को लेकर के आपके बड़े इंपॉर्टेंट सोशियोलॉजिस्ट हैं और अक्सर इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जर्गेन हेबरमास जर्मन समाजशास्त्री हैं, जर्मनी से बिलोंग करते हैं। जन्म इनका 1928 और मृत्यु इनकी 1998 में हुई है। इनकी इंपॉर्टेंट बुक्स यहाँ पे दी गई हैं। इनसे आपको इनके कॉन्सेप्ट्स पता चल जाएंगे। आप देखोगे मॉडर्न थिंकर में ये आते हैं और आप फ्रैंकफर्ट स्कूल की सेकंड जनरेशन के विचारक हैं और उस टाइम जो सामाजिक परिवर्तन हो रहा था उन चीज़ों को देख करके इन्होंने अपनी थ्योरी डेवलप की है और मार्क्स की थ्योरी में इन्होंने कम्युनिकेशन को इंक्लूड किया है। थ्योरी एंड प्रैक्टिस बुक इनकी 1963 की, नॉलेज एंड ह्यूमन इंटरेस्ट 1968 की बुक है इनकी। लेजिटिमेशन क्राइसिस बहुत इंपॉर्टेंट बुक है और आपकी नेट जेआरएफ की परीक्षाओं में अक्सर ये पूछी जाती है। नेट जेआरएफ में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है लेजिटिमेशन क्राइसिस को, वैधता के संकट को। 1973 का पब्लिकेशन है इनका। कम्युनिकेशन एंड द इवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी, इसमें सबसे ज्यादा फोकस इन्होंने संचार को लेकर के किया है और मार्क्स की थ्योरी को ये मॉडिफाइड करते हैं कम्युनिकेशन को लेकर के। द फिलोसफिकल डिस्कवरी ऑफ मॉडर्निटी 1988 की बुक है। मॉरल कॉन्शियसनेस एंड द कम्युनिकेटिव एक्शन 1990 की बुक है और पोस्ट मॉडर्न मेटाफिजिकल थिंकिंग 1992 की बुक है। तो ये इनका काम है यहाँ पे। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक इनकी थर्ड वाली है, ये लेजिटिमेशन क्राइसिस। ठीक है। जर्गेन हेबरमास फ्रैंकफर्ट स्कूल की सेकंड जनरेशन के अत्यंत प्रखर और अग्रणी विचारक थे। हेबरमास के राजनीतिक, सामाजिक और दार्शनिक विचारों का निर्माण, पॉलिटिकल, सोशल एंड फिलोसफिकल थॉट हैं इनके, जो सामाजिक परिवर्तन की तरफ भी इशारा करते हैं। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की भी बात करते हैं। आगे चलेंगे तो इनके इंटरेस्ट की बात करेंगे, नॉलेज की बात करेंगे, क्राइसिस की बात करेंगे। तो राजनीतिक, सामाजिक, दार्शनिक विचारों का निर्माण नाजीवादी दुर्घटना और जर्मनी में प्रजातांत्रिक राजनीति के उद्भव के पृष्ठभूमि में हुआ है। हेबरमास अपने आलोचनात्मक सिद्धांत के क्रियान्वयन हेतु नवीन सामाजिक आंदोलनों को प्रोत्साहित करने का सुझाव देते हैं, जिसमें इंपोर्टेंट हैं आपके विमेन मूवमेंट है, पर्यावरण सुरक्षा आंदोलन है और प्रति संस्कृति और दलित आंदोलन। इनको फोकस करते हैं, आलोचनात्मक सिद्धांत के रूप में जाने जाते हैं और सेकंड जनरेशन के आपके विचारक हैं, फ्रैंकफर्ट स्कूल से बिलोंग करते हैं। ज्ञान की व्यवस्थाओं का विश्लेषण दिया। अब इनके मेन टॉपिक क्या क्या हैं उन चीजों को लेकर के डिस्कस करेंगे। नॉलेज की जो बात की है इन्होंने, ज्ञान की व्यवस्थाओं का विश्लेषण किया है। हेबरमास ने ज्ञान की व्यवस्थाओं का विश्लेषण किया है। विज्ञान ज्ञान एक प्रकार का है जिसके आधार पर हेबरमास ने ज्ञान की 3 प्रकार बताए हैं आपके, अनुभविक या विश्लेषणात्मक ज्ञान। अगर आप इस थ्योरी को पढ़ते हैं तो आपको एक बुक याद आती है, एलेक्स इंकेल्स की बुक है एक, व्हाट इज सोशियोलॉजी। अब आप देखोगे कि उसमें भी आपके सोशियोलॉजी को स्टडी करने के 3 पथ की बात की गई है वहां पे। तो थोड़ा इससे मिलते हुए क्वेश्चन है, इसलिए मैं यहाँ पे इसको डिस्कस कर रहा हूँ। अनुभविक या विश्लेषणात्मक ज्ञान, इस ज्ञान का उद्देश्य मौलिक संसार के विभिन्न तत्वों की जानकारी प्राप्त करना है। इसमें एनालिटिकल नॉलेज आपकी आ जाएगी। हिस्टोरिकल नॉलेज, इस ज्ञान का संबंध ऐतिहासिक ग्रंथों की विवेचना के द्वारा समाज को समझना है। इसे इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव के साथ कोरिलेशन आप कर सकते हो, जो जीएस घुरिये का है। नेक्स्ट आपका क्रिटिकल थ्योरी, यह ज्ञान मनुष्य पर होने वाले दबाव और प्रभुत्व के स्पष्ट करता है। तो ज्ञान की 3 कैटेगरी में इन्होंने बांटा है हेबरमास ने। यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपका क्वेश्चन किस तरीके से जनरेट होगा, जो क्वेश्चन है उसमें ए, बी, सी और डी ऑप्शन आपको दे दिए और ये पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा ज्ञान का विश्लेषण हेबरमास के द्वारा नहीं किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट इस पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाता है और प्रीवियस ईयर में आप देखोगे तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं बेटा। मनुष्य के हितों का विश्लेषण, हेबरमास के अनुसार ज्ञान का एकमात्र उद्देश्य मनुष्य के बुनियादी हितों की पूर्ति करना है। अभी आपने पिछली वीडियो में फूको को पढ़ा है। फूको नॉलेज को, ज्ञान को किससे जोड़ता है? ज्ञान को शक्ति से जोड़ता है, ठीक है, और शक्ति को विमर्श से जोड़ता है। जबकि हेबरमास क्या कह रहे हैं? हेबरमास कह रहे हैं कि ज्ञान का एकमात्र उद्देश्य मनुष्य के बुनियादी हितों की पूर्ति करना है। उनके अनुसार मनुष्य के सभी हितों को 3 भागों में बांटा गया है यहाँ।
अब नॉलेज को इन्होंने इंटरेस्ट से जोड़ा है। तकनीकी हित, मनुष्य पर्यावरण पर नियंत्रण प्राप्त करके जीवन के अधिकतम सुविधापूर्ण बना करके मानव की प्रकृति पर प्रभुत्व स्थापित करे, उस स्थायी बनाए रखना चाहता है। जो टेक्नोलॉजी के नॉलेज के कारण आज ह्यूमन ने क्या किया है, एनवायरमेंट को गवर्न किया है। ठीक है। दूसरा है व्यवहारिक हित, इसके द्वारा मनुष्य प्रकृति के आसपास की तथा अतीत की दशाओं को समझना चाहता है तथा उसका अर्थ जानना चाहता है, ये व्यवहारिक हित है। और एक उद्धारक हित है, यहाँ पे मनुष्य के ज्ञान को बढ़ाकर उसकी दशाओं को सुधारने और संवर्धन हेतु ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। ये तीन आपके ज्ञान के तीन हित बताए हैं किसने, हेबरमास ने। ठीक है। और इन हितों को किस तरीके से मनुष्य साधन के रूप में साधता है यहाँ पे, तो उन चीजों का जिक्र किया है। नेट जेआरएफ की परीक्षा में ये क्वेश्चन भी आपका अच्छा बनता है यहाँ पे कि कितने प्रकार के हित की जिक्र या वर्णन हेबरमास के द्वारा किया गया है, तो आप अच्छे तरीके से इन्हें करेंगे। तकनीकी हित, व्यवहारिक हित और उद्धारक हित, ये तीन प्रकार का विश्लेषण हेबरमास के द्वारा किया गया है। चलते हैं बेटा नेक्स्ट। उसमें हेबरमास का मत है कि यदि मनुष्य को समाज में सुरक्षित जीवन व्यतीत करना है, मनुष्य को यदि समाज में सुरक्षित जीवन व्यतीत करना है, तो पर्यावरण पर तकनीकी नियंत्रण रखे तथा दशाओं को ऐतिहासिक और व्यवहारिक रूप में समझे तथा उसे प्रभुत्व को दमन से बचाए। इसके लिए तीन साधनों की आवश्यकता होती है। यहीं से ही आपके कंपटीशन के लिए नेट जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर और पीजीटी टाइप में क्वेश्चन आपके बनते हैं। वैसे इस थिंकर से आपका पीजीटी में क्वेश्चन नहीं आता है, नेट जेआरएफ की परीक्षा में ज्यादातर क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। प्रथम साधन क्रियाकलापों का है। इसके लिए उन्होंने अनुभविक और विश्लेषणात्मक ज्ञान प्राप्त करना है। यह ज्ञान क्रियाओं के माध्यम से ही प्राप्त होगा, अनुभविक क्रियाओं के माध्यम से। दूसरा साधन भाषा है। भाषा की इंपोर्टेंस को भी फोकस किया गया है, भाषा के माध्यम से अतीत के अनुभव को समझ सकता है। और तीसरा साधन आपका अथॉरिटी है, प्राधिकार है, जिसके द्वारा मनुष्य को प्रभुत्व, दमन और अत्याचारों से मुक्ति दिलाई जा सकती है। अभी आप लेजिटिमेशन क्राइसिस की बात नेक्स्ट आने वाली है, उन चीजों को अच्छे तरीके से समझेंगे। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं बेटा। समाज में वैधता का संकट, लेजिटिमेशन क्राइसिस बुक है इनकी, इंपोर्टेंट बुक है, अक्सर कंपटीशन में पूछी जाती है। वैधता के संकट की बात करते हैं। हेबरमास ने अपनी पुस्तक लेजिटिमेशन क्राइसिस में यूरोप व अमेरिकी समाजों में उभरते संकट की विवेचना की है। हेबरमास का मत है कि सार्वजनिक क्षेत्र में विकास, राज्य और आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप तथा विज्ञान प्रौद्योगिकी के नियंत्रण ने वैधता के संकट को बढ़ाया है, वैधता के संकट को पैदा किया है। तो आप इसे अच्छे तरीके से एनालिसिस करेंगे। यूरोप और अमेरिकन सोसाइटी के परिप्रेक्ष्य में विशेष तौर पर समझाने की कोशिश की है, उभरते संकट की विवेचना की है। हेबरमास का मत है कि सार्वजनिक क्षेत्र में विकास, राज्य का आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप, राज्य इसमें इंटरफियर कर रहा है इकोनॉमिक एस्पेक्ट में, तथा विज्ञान प्रौद्योगिकी के नियंत्रण ने वैधता के संकट को पैदा किया है। ये कोटेशन आपकी इंपोर्टेंट है और ये आपको अच्छे तरीके से समझ लेनी है बेटा। नेक्स्ट है आपका, वर्तमान समय में राज्य की आर्थिक व्यवस्था में हस्तक्षेप काफी बढ़ गया है। अभी जब आप राज्य की हम बात करते हैं और व्यक्ति की बात करते हैं, तो आपको एक थिंकर याद आते हैं, स्पेंसर। स्पेंसर राज्य के नियंत्रण को कितने लिमिट तक हस्तक्षेप करना चाहिए व्यक्ति की लाइफ में, उसकी बात करते हैं। और वो कहते हैं कि वो इस तरीके से होना चाहिए कि जैसे गेट कीपिंग में एक डॉगी बैठा है और वो वॉच कर रहा है, बस वॉच करने वाली चीजें होनी चाहिए। राज्य का नियंत्रण व्यक्ति को जितना कंट्रोल करेगा उतना ही व्यक्ति के जो डेवलपमेंट की प्रक्रिया है वो बाधित होगी। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं इंडियन पर्सपेक्टिव में, तो इंडियन पर्सपेक्टिव में जो फंडामेंटल राइट हैं कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा प्रोवाइड किए गए हैं, तो व्यक्ति को राज्य के शोषणकारी यंत्र होने के रूप से बचाते हैं और व्यक्ति को एक स्पेस देते हैं ताकि व्यक्ति अपनी पर्सनल डेवलपमेंट और ग्रोथ कर सके। ठीक है। वर्तमान समय में राज्य की आर्थिक व्यवस्था में हस्तक्षेप काफी बढ़ गया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि राज्य भी राजनीतिक समस्याओं को तकनीकी रंग देता है। थोड़ा इंपोर्टेंट है, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू को डीपली एनालिसिस किया गया है हेबरमास के द्वारा। राज्य भी राजनीतिक समस्याओं को तकनीकी रंग देता है। आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों को राज्य एवं समस्याएं वस्तुतः तकनीकी समस्याएं हैं। ठीक है। राज्य यह मानकर चलता है कि इन तकनीकी समस्याओं का निराकरण
केवल कर्मचारी तंत्र के विशेषज्ञों द्वारा ही किया जा सकता है। इन तकनीकी समस्याओं का निराकरण ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम के द्वारा ही किया जा सकता है। नेक्स्ट चलते हैं बेटा। राज्य और पूंजीपति द्वारा विज्ञान और तकनीकी के प्रयोग को हेबरमास ने चरणबद्ध रूप से कई प्रकार बताए हैं। सर्वप्रथम विज्ञान का प्रयोग कुछ निश्चित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु करना है। सर्वप्रथम विज्ञान का प्रयोग कुछ निश्चित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु करना है। उसके बाद दक्षता के को आधार मान करके समूह के प्रतियोगी लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। उसके बाद के स्तर पर राज्य मूल्यों की दक्षता और विवेकशीलता, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनका। रेशनलिटी, इन्होंने वेबर से इसे ग्रहण किया है, के संदर्भ में विश्लेषण करता है। ठीक है, ये आप देखोगे इनका एक नया कॉन्सेप्ट है, बहादुर नई दुनिया। ठीक है, एक बहादुर नई दुनिया की बात कर रहे हैं। अंत में जिस बहादुर नई दुनिया की कल्पना करते हैं उसने निर्णय का सभी दायित्व कंप्यूटर को दे दिया है। कंप्यूटर को सबसे अधिक विवेकशील और दक्षतापूर्ण माना जाता है। ये इनका इंपॉर्टेंट कोट है, आपका स्टेटमेंट है, और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन होने जा रही है आपकी। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, जीवंत दुनिया। ठीक है, जीवंत दुनिया का कॉन्सेप्ट भी इनके द्वारा, देखो कुछ की पॉइंट जो है हेबरमास के द्वारा यूज किए गए हैं उनको पॉइंट आउट करना है आपको, और जो कमिंग जो आपकी नेक्स्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको उन्हें डीपली स्टडी करना है। अब आप देखोगे हम ये जीवंत दुनिया की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये हेबरमास के द्वारा दिया गया कॉन्सेप्ट है। वर्तमान समय में पूंजीवाद समय 3 उपव्यवस्थाओं में विभाजित हो गया है। मोस्ट ऑफ द टॉपिक आप देखोगे हेबरमास ने 3 स्टेप में दिए हैं। ठीक है, इकोनॉमिक, आर्थिक, राजनीतिक और प्रशासनिक और सांस्कृतिक। हेबरमास ने सांस्कृतिक को ही जीवंत दुनिया कहा है। तो पूंजीवाद समय में 3 उपव्यवस्थाओं का जिक्र किया है, आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक और सांस्कृतिक। ठीक है बेटा, ये जरूर याद रखनी है आपको। क्वेश्चन ऐसी ही बनेगा नेट जेआरएफ की परीक्षा में कि कौन से उपव्यवस्था का जिक्र हेबरमास के द्वारा नहीं किया गया है। इसमें से 3 उपरोक्त होंगी और एक अलग से होगी। ठीक है, तो जोन सी नहीं है वो हमें ऑप्ट करनी है, और कब पता चलेगा जब आपने इन चीजों को स्टडी किया होगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट चलते हैं आपका। उपरोक्त 3 उपव्यवस्थाओं में वैधता के संकट दिखाई देते हैं। अब ये आपके 4 संकटों का जिक्र किया गया है। उपरोक्त तीनों उपव्यवस्थाओं में वैधता के संकट दिखाई देते हैं। आर्थिक संकट, जब आर्थिक उपव्यवस्थाएं व्यक्तियों की आवश्यकताओं के अनुसार उत्पादन नहीं कर पाती हैं तब आर्थिक संकट उत्पन्न होता है। इकोनॉमिक क्राइसिस का जिक्र किया है। आपका विवेकीकरण संकट का जिक्र किया है, अभिप्रेरण संकट का जिक्र किया है, और वैधकरण संकट का जिक्र किया है। ठीक है, आर्थिक संकट, जब आर्थिक व्यवस्थाएं व्यक्ति की आवश्यकताओं के अनुसार उत्पादन नहीं कर पाती हैं तब आर्थिक संकट उत्पन्न होता है। इंपॉर्टेंट है। विवेकीकरण संकट, यह संकट राजनीतिक, प्रशासनिक और प्रशासनिक उपव्यवस्था द्वारा जो अच्छे पदों पर आसीन लोग हैं, जो सिस्टम को चला रहे हैं, उनके द्वारा उपकरण संबंधी पर्याप्त निर्णय न ले पाने के कारण उत्पन्न होता है। विवेकीकरण संकट, जो डिसीजन मेकिंग पावर है तब वो अपने विवेक से अगर संकट नहीं लेती है तो इस प्रकार का संकट आपका विवेकीकरण संकट कहलाता है। अभिप्रेरण संकट, नए कार्यों को करने हेतु लोगों में प्रतिबद्धता पैदा ना की जाए। अब इस चीज को देखोगे, अभिप्रेरणा प्रदान करने के लिए जैसे कोई जॉब कर रहा है बंदा, तो उस जॉब करते समय उसे रिफ्रेशमेंट टूर पे बाहर विदेश वगैरह या किसी टूरिस्ट पैलेस पे भेजा जाता है ताकि उसके अंदर मोटिवेशन जाग सके और अपने कार्य को वो क्रिएटिव तरीके से कंडक्ट करे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका वैधकरण संकट। पर्याप्त अभिप्रेरणा के अभाव में यह संकट उत्पन्न होता है। ये 4 प्रकार के संकट आपके हेबरमास के द्वारा बताए गए हैं जो वैधता के संकट के तहत दिखलाई देते हैं। ठीक है बेटा, अच्छे तरीके से ये याद रखने हैं आपको, और किस तरीके से चीजें क्वेश्चन आते हैं मैं आपको ये डिस्कस करता चलूंगा। उपरोक्त संकटों में अभिप्रेरण और वैधकरण संकट ज्यादा है, मोटिवेशनल और वैधकरण संकट ज्यादा महत्वपूर्ण है। हेबरमास ने इसे तथ्य पर ज्यादा बल दिया है कि विवेचनात्मक सिद्धांत में संचार का अर्थ सबसे अधिक है। हेबरमास ने अपने विचारों को अलग अलग रखा है जिससे इनकी तार्किक विवेचना करना कठिन है। हेबरमास एक ऐसे एकीकृत समाज को बनाना चाहते हैं जो कि संचार व्यवस्था द्वारा बंधा हो।
अभी आप मैंने जब स्टार्टिंग किया था तो हेबरमास जो है कार्ल मार्क्स के मॉडल में कम्युनिकेटिव एक्शन को इन्वॉल्व करते हैं और ये संचार को महत्वपूर्ण बनाते हैं। किसी भी व्यवस्था में संचार व्यवस्था को महत्वपूर्ण बताते हैं और एकीकृत समाज की कॉन्सेप्ट को संचार व्यवस्था से जोड़ना चाहते हैं। नेक्स्ट में देखेंगे बेटा, हेबरमास स्थापित करते हैं कि सत्य वह है जिसे लोग अपने प्रतिदिन के अभिव्यक्तिशील विनिमय में पाते हैं, उससे रूबरू होते हैं। उत्तर आधुनिक तथ्यहीन होकर भी हेबरमास सापेक्षिक सत्य की पहचान करते हैं, सापेक्षिक सत्य की पहचान करते हैं। इधर मार्क्सवाद पूर्ण रूप से सापेक्षिक विरोधी है। अब हेबरमास जो है अपनी थ्योरी को किससे जोड़ रहे हैं बेटा? कार्ल मार्क्स से। ठीक है, सत्य वह है जिसे समाज कहता है, सत्य स्वीकार करता है। तो सोसाइटी में सापेक्षिक सत्य क्या है, इसे ये कार्ल मार्क्स की थ्योरी से जोड़ करके देखते हैं। फ्रायड और हेबरमास, अभी फ्रायड को हेबरमास से यहाँ एसोसिएट किया गया है। फ्रायड मनोविश्लेषण में भी हेबरमास से प्रभावित हैं। फ्रायड की जो मनोविश्लेषण की थ्योरी है, हेबरमास कहीं ना कहीं उन चीजों को भी लेकर के अपनी थ्योरी को नया रंग दे रही है। इसमें विवेक उनके सिद्धांत मनोविश्लेषण का पर्याप्त स्थान है। फ्रायड का यह दावा है कि उन्होंने एक से सिद्धांत को विकसित किया है जो हर दृष्टि से अनुभाविक है और जो मनुष्य व्यक्तिगत संसार को भली प्रकार से जानता है, जो मनुष्य व्यक्तिगत संसार को भली प्रकार से जानता है, यह फ्रायड का वैज्ञानिक सिद्धांत। फ्रायड ने अपने इस सिद्धांत निर्माण में मनोविश्लेषण का आधार बनाया है। यहाँ बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहिए कि हेबरमास का आलोचनात्मक सिद्धांत वस्तुतः अभिव्यक्ति क्रिया का सिद्धांत है। ठीक है, इनकी थ्योरी में कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है और एक जो एक्सप्रेशन है, विचारों का एक्सप्रेशन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और फ्रायड का मनोविश्लेषण सिद्धांत एक निर्णायक स्तंभ है अकॉर्डिंग टू हेबरमास। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं भाषा। भाषा को इन्होंने इंपॉर्टेंस दी है। भाषा को प्रयोग में ला करके हम सार्वभौमिक नियमों को बना सकते हैं। लैंग्वेज में अभी संचार की बात हुई थी आपकी, अगर संचार की बात हुई है फिर भाषा की बात हुई है और भाषा की इंपॉर्टेंस को इन्होंने समझाया है कि भाषा को प्रयोग में ला करके सार्वभौमिक नियमों को बनाया जा सकता है। यूनिवर्सल नियम क्रिएट किए जा सकते हैं। मनुष्य का मस्तिष्क में जिस तरह की जैविक संरचनाएं होती हैं वैसे ही संरचनाओं का निर्माण समाज के द्वारा भी होता है। ये इंपॉर्टेंट कोट है इनका स्ट्रक्चर को लेकर के। जिस प्रकार से मनुष्य के मस्तिष्क में जिस तरह की जैविक संरचनाएं होती हैं, बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर होती हैं, वैसे ही संरचनाओं का निर्माण समाज में भी होता है। अभिव्यक्तिशीलता का तार्किक सिद्धांत। मनुष्य की अभिव्यक्ति किन सामाजिक दशाओं में होती है? युक्तायुक्त उद्देश्य एक परख किए गए रुझान भौतिक पर्यावरण के प्रति होता है, जबकि अभिव्यक्तिशील क्रिया हम सामान्यतः कार्य और श्रम के अर्थ में लेते हैं। यह हेबरमास की व्याख्या और उसके सिद्धांत है। यहाँ अभिव्यक्तिशीलता बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। इसको लेकर के कुछ पॉइंट्स जो यहाँ पे दिए गए हैं, ये वेबर की थ्योरी का एक सार दिया गया है अभिव्यक्तिशीलता का सिद्धांत। आप देखोगे लेजिटिमेशन क्राइसिस इंपॉर्टेंट है इनका। ठीक है, इंटरेस्ट की बात की गई है, संकट की बात की गई है, अभिप्रेरणा संकट की बात की गई है। ये जो क्वेश्चन है ये आपके नेट जेआरएफ की परीक्षा में काफी आने वाले रिपीटेड क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में काफी आपके पूछे गए क्वेश्चन है, तो इनको विशेष तौर पे आपको फोकस करना है एग्जाम की प्रिपरेशन करते समय। समाज में वैधताकरण का संकट, लेजिटिमेशन क्राइसिस इन सोसाइटी, रिपीटेशन हो रहा है इसका। हेबरमास ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक लेजिटिमेशन क्राइसिस, ईयर ऑफ पब्लिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और कुछ दिनों से एनटीए में एक ट्रेंड आया है, एग्जाम का पैटर्न किस तरीके से सेट करते हैं, बुक्स को आपको ईयर ऑफ पब्लिकेशन के हिसाब से सही क्रम में लगा करके सही कूट का चयन करना है। सही सीक्वेंस ईयर ऑफ पब्लिकेशन की आपको लगानी है। बुक्स का पहले नाम पूछा जाता था, इजी क्वेश्चन होता था। ज्यादातर कंपटीशन में जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं बुक का नाम अक्सर याद रह जाता है, बट इनको सही क्रम में लगाने के लिए जो क्वेश्चन पूछा जाता है ये बहुत टफ बन जाता है। तो आपको इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी प्रिपेयर रहना है। फूको की जो बुक है आपकी, मिशेल फूको की
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, इमाइल दुर्कheim की। इन बुकों को तो सही कालक्रम में पूछने के लिए प्रीवियस ईयर में बहुत क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है। और हेबरमास की जो बुक है लेजिटिमेशन क्राइसिस, ईयर ऑफ पब्लिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपका 1976। अमेरिका और यूरोप में व्याप्त संकट की चर्चा की गई है। हेबरमास ने अपने सिद्धांत में ऐतिहासिक विश्लेषणात्मक उपागम का प्रयोग किया है। ये इंपॉर्टेंट है बेटा। हेबरमास ने अपने अध्ययन में, जो इनकी हेबरमास की स्टडी है उसमें हिस्टोरिकल एनालिसिस अप्रोच का जिक्र किया गया है, और इन्होंने अपने अध्ययन में इस अप्रोच को प्रयोग कर अपने सिद्धांतों का निर्माण किया है। हेबरमास कहता है कि सार्वजनिक क्षेत्र के पतन विज्ञान और प्रौद्योगिकी द्वारा नियंत्रण राज्य की बढ़ती हुई भूमिका। अब राज्य क्या करता है? टेक्निकल इंटरेस्ट की बात की गई है। राज्य तकनीकी रूप देता है समस्याओं को, और जो समस्याएं हैं उनको एक राजनीतिक रंग देने का कार्य करता है यहाँ पे। तो राज्य की बढ़ती भूमिका और आर्थिक क्षेत्र में राज्य के अधिकाधिक हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप समाज में वैधकरण का संकट उत्पन्न हुआ है। लेजिटिमेशन क्राइसिस हेबरमास का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वैधता के संकट की बात आप हेबरमास करते हैं, और अक्सर ये क्वेश्चन आपसे कई बार रिपीटेशन में या प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हैं आपके। सामाजिक क्रियाएं मुख्यतः 4 प्रकार की होती हैं। यहाँ से जो आपसे क्वेश्चन बनते हैं नेट जेआरएफ की परीक्षा में, वो इस प्रकार के बनते हैं कि किन का जिक्र किया गया है और किन का नहीं किया गया है। इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं। जब पियरे बोर्डियू की आपकी क्लास हुई है तो उसमें मैंने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको रिपीट किया था कि किस प्रकार की संस्कृति का जिक्र पियरे बोर्डियू के द्वारा नहीं किया गया है। तो आप वहाँ पे पॉलिटिकल कल्चर की बात करेंगे, पॉलिटिकल कैपिटल की बात करेंगे, राजनीतिक संस्कृति। ठीक है। तो सामाजिक क्रियाएं मुख्यतः 4 प्रकार की होती हैं। सउद्देश्यपूर्ण क्रिया, प्रयोजनवादिता की बात कर रहे हैं यहाँ पे बेटा, मानकीय मानदंड द्वारा संचालित क्रिया, अभिनव शास्त्रीय क्रिया और संचारात्मक क्रिया। इन 4 प्रकार की क्रियाओं का जिक्र हेबरमास के द्वारा किया गया है। ठीक है। कम्युनिकेटिव एक्शन इसमें इंपॉर्टेंट है आपका, इस पे बार बार क्वेश्चन आपका पूछा गया है नेट जेआरएफ की परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेटिव एक्शन। और अगर बात करते हैं कार्ल मार्क्स के मॉडल की, तो कार्ल मार्क्स का मॉडल इनके द्वारा क्रिटिसाइज किया गया है और संचार की महत्ता को वहां पे इंक्लूड किया गया है। हेबरमास कहता है कि उपरोक्त सभी सामाजिक क्रियाओं में सिर्फ संप्रेषणात्मक क्रिया में ही ऐसे तत्व विद्यमान है जिनके माध्यम से कर्ता अंत व्यक्ति निष्ठा इंटरसब्जेक्टिविटी से परिचित होता है। यह क्रिया अंत क्रिया को पहले से ही मानकर चलती है कि ज्ञान का भंडार, अथवा हेबरमास के शब्दों में जीवंत दुनिया, लाइफ वर्ड होती है। संप्रेषण क्रियाएं कर्ता को सामाजिकृत करती हैं। कम्युनिकेटिव एक्शन की जो बात की है, हेबरमास कहते हैं कि संचार क्रिया ही कर्ता को सामाजिकृत करती हैं, जो व्यक्ति अस्मिता के निर्माण की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। ये हेबरमास का इंपॉर्टेंट कोटेशन है बेटा। रोजमर्रा लाइफ वर्ड का प्रयोग एक अवधारणा की तरह करते हैं हेबरमास। कंफ्यूज मत होना बेटा, अल्फ्रेड शूट्स के द्वारा भी लाइफ वर्ड का जिक्र किया गया है। जीव जगत का जिक्र, जीव जगत, वी एंड दे रिलेशन, और आप देखोगे यूनिकनेस एंड टाइपिफिकेशन, अल्फ्रेड शूट्स के की पॉइंट हैं। बट यहाँ पे भी लाइफ वर्ड का जिक्र आपका हेबरमास के द्वारा किया गया है। यह दुनिया हमारी संस्कृति से बनी हुई है, ये कोटेशन कहते हैं हेबरमास। कुछ इंपॉर्टेंट कोट है इनके द्वारा। संचार क्रिया को बदल दीजिए तो समाज बदल जाएगा। सबसे ज्यादा फोकस ये कम्युनिकेशन को लेकर के करते हैं, और कार्ल मार्क्स की थ्योरी में ये कम्युनिकेशन को इंक्लूड कर नई थ्योरी बिल्डअप करने का प्रयास करते हैं। मनुष्य की तर्क संगतता उसकी संरचना का साधन नहीं रह गई है, बल्कि प्रभुता का साधन बन गई है। तर्क संगतता को फोकस करते हैं। ठीक है। उन्नत पूंजीवाद अधिक सुगम्य और उपनिवेशीकरण की समस्या अधिक गंभीर है हेबरमास के अकॉर्डिंग। जीवन विश्व हमारी संस्कृति, समाज और व्यक्तित्व से बना है, हेबरमास का महत्वपूर्ण कथन है। हेबरमास ने पूंजीवादी समाज की आलोचना विज्ञान और ज्ञान के संदर्भ में की है, विज्ञान और ज्ञान के संदर्भ में की है। नेक्स्ट चलते हैं बेटा। हेबरमास का जीवन विश्व की उपनिवेश से
अभिप्राय यह है कि समाज और संस्कृति की अर्थव्यवस्था और राज्य व्यवस्था द्वारा आधुनिकीकरण, आधुनिकता पे इनका फोकस है। आधुनिकता को इन्होंने एक्सप्लेन किया है, आधुनिकता यह है जिसमें पूंजीवाद, उद्योगवाद और राष्ट्र हो। हेबरमास का ये कोटेशन है आपका, ठीक है। संस्कृति, समाज, व्यक्तित्व, जीवन विश्व के 3 घटकों में अंतःक्रिया संयोजन होता है और सामाजिकरण होता है। सामाजिकरण में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन को रखते हैं हेबरमास। लेजिटिमेशन क्राइसिस दिया गया है इनके द्वारा, कम्युनिकेटिव एक्शन दिया गया है और इस टाइप के क्वेश्चन क्रिएट किए जाते हैं और इसकी थ्योरी बड़ी इंपॉर्टेंट है। आने वाली परीक्षाओं में आपसे क्वेश्चन हेबरमास को लेकर के पूछे जाते हैं। जो भी बच्चा हेबरमास को करना चाहता है, ये वीडियो उनके लिए बड़ी लाभदायक है। अच्छे तरीके से वीडियो देखना, बार बार ये जो पॉइंट आउट आ रहे हैं इनको लेकर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सपोर्टिंग ये है स्टूडेंट का कि इनकी थ्योरी किसी अदर विचारक के साथ कोरिलेट नहीं होती है। क्लियर कट कॉन्सेप्ट इनके द्वारा दिए गए हैं और 1 या 2 बार रीड आउट करते ही इनके क्वेश्चन आपको समझ में आ जाते हैं। आलोचनात्मक विवेचनात्मक ज्ञान से मानव मुक्ति संभव है, हेबरमास का कोटेशन है। प्रत्यक्षवाद ने न केवल प्राकृतिक दुनिया वरन सामाजिक दुनिया को समझने में हमारी क्षमताओं को सीमित कर दिया है। ये भी आपका हेबरमास का कोट है, ठीक है बेटा। ये आपका एक सूक्ष्म नोट्स आपके लिए तैयार किए गए थे हेबरमास को लेकर के। मुझे उम्मीद है कि ये सफिशिएंट रहेंगे, आगामी परीक्षाओं के लिए आपको पूर्णतः लाभदायक रहेंगे और इनसे आपको क्वेश्चन मिलने की उम्मीद है। नेक्स्ट एंथनी गिरिंस आपके नए विचारक हैं, मिलते हैं उस क्लास में बेटा। थैंक यू।